नहीं लगता है कि बहुत देर हो गई इन चीजों को पकड़ने में? हम तो अभी आए हैं और इसके पहले आपको ये जानकारी होना इसके चाहिए। पहले भी आप ही को असली चाणक्य कहेंगे माननीय नितिन नवीन जी को। चाणक्य एक जाति का नाम नहीं है, चाणक्य एक स्वभाव, एक मैनेजमेंट शक्ति का नाम है। तो ये तो भाई जाहिर सी बात है कि आप चाणक्य ही नहीं, मुझे लगता है कि चंद्रगुप्त पर पूरा नियंत्रण आपका है। प्रशांत किशोर वो भी चाणक्य वंशी ही है। ठीक है, 14 में वो हमारे मैनेजर थे, पॉलिटिकल मैनेजर थे कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। नॉट बिल्ट इन अ डे, बात सही। बच्चे तो डिमांड करते नहीं, और बच्चे जो डिमांड करते हैं तो शिक्षा मंत्री की बदली ले लेते हैं। लेकिन मैं एक बड़े लेवल पे सारे प्राइवेट स्कूलों को बुलाने वाला हूँ। अच्छा। और उनसे बात करके उन्हें मैं ये कहने वाला हूँ कि जो चीज हम कह रहे हैं वो चीज आप बोलिए। हमारा बिहार के सभी शिक्षकों से अनुरोध होगा कि आप अपने विद्यालय में आइए समय से और जाइए समय से और अपना क्लास अटेंड कीजिए। विद्यालय सर 9:30 बजे शुरू हो जाता है। आदर्श विद्यालय की स्थिति ये है कि आपने आदर्श विद्यालय जो बनाने की कल्पना की है, कोशिश की है, जिस पर काम कर रहे हैं, उस पर शिक्षक जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आज के फरवरी में मैं चुनाव लड़ा था बीजेपी के सिंबल पर और कटिया से लड़ा था, और उस समय के वहां एक बहुत बड़े बाहुबली नेता के खिलाफ लड़ा था। तो ये विभाग मिला, इसके पहले आप मंत्रिमंडल में कभी रहे नहीं, एक बार आप विधायक रहे, लगा नहीं कि अचानक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई? सभी लोग पहली बार ही मंत्री बनते हैं। बक्सर के लोगों की पीड़ा भी तो यही है ना कि हमारे यहाँ का कोई उम्मीदवार बीजेपी देती ही नहीं है। नहीं, देखिए ये सारा चीज ये परसेप्शन बनाया गया। उसके पहले मैं मंजू प्रकाश को जाके बक्सर में बैठ के और हमने हराया था, सुखदा पांडे जी को जिताया था। बिहार में एक नेता हैं, भाजपा के हैं, फिलहाल मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं चाणक्य हूं और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है वो चंद्रगुप्त है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास ने जिसे चाणक्य कहा, शायद विष्णुगुप्त ने खुद को कभी चाणक्य नहीं कहा था, इतिहास ने उन्हें चाणक्य कहा। हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनके जिम्मे बिहार सरकार के बजट का सबसे बड़ा तकरीबन 20% हिस्सा है। हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनके जिम्मे बिहार सरकार का वो विभाग है जो सबसे ज्यादा आम और खास के साथ कनेक्टेड रहता है। हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, आप अगर सच पूछें तो साहित्यिक शब्दों में कहें तो जिसके गोद में देश का भविष्य खेलता है वो विभाग उन्हीं के जिम्मे है। स्वागत कीजिए न्यूज फॉर नेशन पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का। मिथिलेश जी, न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप खुद को चाणक्य कह दिए, चाणक्य ने कभी खुद को चाणक्य नहीं कहा होगा, मैं जहां तक समझता हूं, और जितना मैंने चाणक्य को पढ़ा है, इतिहास को पढ़ा है, चाणक्य के बाद लोगों ने चाणक्य की कार्यशैली, चाणक्य के तमाम चीजों को, राजनीति, अर्थशास्त्र को देखने समझने के बाद कहा कि जो व्यक्ति इतना काबिल था वो चाणक्य था। इतनी जल्दबाजी क्या हुई खुद को चाणक्य साबित कर देने का और घोषित कर देने का? हम चाणक्य वंशज हैं, चाणक्य के वंशज हैं तो चाणक्य तो कहेंगे ही। और जो चाणक्य ने रास्ता दिखाया जी, उस रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब तक हम अपने मूल में एक किरदार को नहीं रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अब एक कंट्राडिक्शन फिर यहां आ गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया था, वर्तमान राजनीति कहती है कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य को चुना है। नहीं, आप देखिए, इसको घुमाइए नहीं। देखिए, बिहार का एक आम मतदाता भी जी इस सरकार का मेकर है, ठीक है, क्योंकि उसने वोट दिया है। ठीक है, और हम एक मंत्री के पहले विधायक हैं। हाँ, हम ही लोगों ने अपने चंद्रगुप्त को चुना है, तो स्वाभाविक है। तो इस नाते आप चंद्रगुप्त हाँ, चाणक्य आप हैं। फिर बोल रहे हैं आपको, आपने हम चाणक्य वंशज हैं और अच्छा। हमें चाणक्य वंशज होने पे गर्व है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने आपको चाणक्य इसलिए चुना कि आप जिस वंशज से हैं उस वंशज के, आप ही के पार्टी के एक दिग्गज नेता से चंद्रगुप्त को संभवतः परेशानी होने की संभावना थी, लिहाजा उन्होंने चाणक्य वंशजों में एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो उनके लिए परेशानी का कारण न बने। चूंकि चाणक्य को संभालना चंद्रगुप्त के लिए हमेशा मुश्किल रहा है, और चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने चाणक्य को कभी निराश नहीं होने दिया। मेरा इशारा मंगल पांडे को लेकर है।
देखिए, एक तो ये सारा परसेप्शन मीडिया का बनाया हुआ है। जी। राजनीति में कभी किसी को मौका, कभी किसी को मौका मिलता है। इसको इस नज़रिए से कभी देखा नहीं जाना चाहिए। और बिहार की राजनीति को बिहार के लोग भी समझते हैं और देश के लोग भी समझते हैं। बिहार में नंबर 1 की कुर्सी पर किसी फॉरवर्ड को नहीं जाना था। इसीलिए हर चाणक्य की पसंद चंद्रगुप्त है और बिहार की आवश्यकता चंद्रगुप्त है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मिलकर सम्राट जी को मुख्यमंत्री चुना है। आपकी पकड़, ये जो कहानी आप बना रहे हैं, मैं कहानी नहीं बना रहा हूं, मैं जो पॉलिटिकल गलियारों में गप चल रहा है मैं उसकी बात नहीं, कर कोई रहा हूं। गप नहीं चल रहा है। इस गप का कोई आधार नहीं है। कैसे नहीं याद आ रहा है? नहीं। आपको बक्सर से लोकसभा का टिकट दिया गया, अनफॉर्चुनेटली आप चुनाव जीतने में नाकाम रहे। इसके पहले आप विधानसभा चुनाव हार चुके थे। अमूमन तौर पर 2 बड़ी हार का सामना करने के बाद बीजेपी जैसे पार्टी में नेता नेपथ्य में चला जाता है, लेकिन आपके लिए आपकी पार्टी ने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू की दावेदारी को समाप्त करके उनको शिफ्ट किया और आपको बैकुंठपुर से फिर टिकट दिया और इस बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में आप कामयाब रहे। तो आपकी पकड़ पार्टी में इतनी दिख रही है कि आप रहने वाले बैकुंठपुर का चुनाव लड़ जाते हैं बक्सर से और हारने के बाद फिर बैकुंठपुर में आपको टिकट मिल जाता है। तो ये तो भाई जाहिर सी बात है कि आप चाणक्य ही नहीं, मुझे लगता है कि चंद्रगुप्त पर पूरा नियंत्रण आपका है। नहीं, मुझे ये लगता है कि आप लोगों के देखने का नजरिया अलग है जी। और वास्तविकता में कुछ और है। अच्छा। वास्तविकता में कुछ और ये है कि मैंने 1990 में अपनी राजनीति पटना से शुरू किया जी। और फिर मैं गोपालगंज गया। जी। फिर मैं 2015 में मैं बैकुंठपुर से जीता। लेकिन उसके पहले गोपालगंज के कटिया विधानसभा, जहां मेरा घर नहीं है, जी, वहां मैं 2005 में चुनाव लड़ा और मैं हार गया। और उसके बाद एक मुझे ही टिकट नहीं मिला था गोपालगंज से बक्सर का। आरके सिंह जी सुपौल के रहने वाले थे, आरा से 2 बार थे, बिल्कुल एमपी थे। और माननीय अश्विनी चौबे जी भागलपुर के रहने वाले थे, 2 बार से एमपी वो भी थे। और अपने उपेंद्र कुशवाहा जी, ये भी समस्तीपुर के रहने वाले थे और वो भी वहां से सांसद रह चुके। बक्सर के लोगों की पीड़ा भी तो यही है ना कि हमारे यहाँ का कोई उम्मीदवार बीजेपी देती ही नहीं है, बीजेपी हमेशा बाहरी को उतार दे रही है। देखिए, ये सारा चीज, ये परसेप्शन बनाया गया। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, आनंद मिश्रा बक्सर से लड़े जी, लेकिन रहने वाले तो वो शाहपुर के हैं। बक्सर और शाहपुर बहुत ज्यादा दूर नहीं, गोपालगंज भी बक्सर भी बहुत दूर नहीं है, दोनों भोजपुरी बेल्ट है। हाँ, ये बात और मैं आपको बताऊं जी, मैं सुखदा पांडे के पहले चुनाव से मैं बक्सर आता जाता रहता और हम संगठन के कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए गोपालगंज उतना ही महत्वपूर्ण है और बक्सर उतना ही महत्वपूर्ण है और सीतामढ़ी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम लोग एक तरह से दिन रात पार्टी में काम करते हैं और हमारी पार्टी की यही खूबसूरती है जी कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता को महत्व मिलता है जी, और इसीलिए कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इस निर्णय को जी दूसरे रूप में नहीं देखा जा रहा। बिल्कुल मान लिया आपकी बात को। बात चाणक्य पे चली है तो थोड़ा सा और चाणक्य पर ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रशांत किशोर, वो भी चाणक्य वंशी ही हैं कि कैसे देख रहे हैं आप उनको? चूंकि आपने कहा कि मैं चाणक्य वंशी हूं, इसलिए मैंने स्वयं को चाणक्य घोषित किया है। तो प्रशांत किशोर तो चाणक्य वंशी हैं और राजनीति के बाद दुनिया में, पॉलिटिकल फील्ड में उनकी पहचान भी पॉलिटिकल मैनेजर और स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे ही है। चाणक्य स्ट्रेटजी के लिए ही जाने जाते थे। नेता नहीं है, मैं आपको फिर कहूं जी, वो नेता नहीं है। नेता जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वो न कभी घमंडी होता है जी, न अभिमानी होता है जी, और तथ्यों को ठीक से समझता है। बिल्कुल। और मैं उनके चरित्र के डिफाइन करने के लिए बैठा भी नहीं हूं। नहीं। और आप कहेंगे कि राहुल गांधी भी ब्राह्मण है, नहीं, आप तो ये भी कहेंगे। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की पूर्व संध्या पर, मतलब 5 दिन में बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होगा और वहां से प्रशांत किशोर, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो सीट खाली की गई है उस पर पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। यहां पर प्रशांत किशोर के चुनौती देने का मतलब है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीधा चुनौती देना। और प्रशांत किशोर की पहचान राजनीतिक गलियारों में चाणक्य के तौर पर है, क्योंकि वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट अपने आप को बोलते हैं, बताते हैं और उनकी पहचान भी इसी तरीके से। इसलिए मेरा ये प्रश्न था आपसे कि चाणक्य, बीजेपी का चाणक्य
प्रशांत किशोर को कैसे देखता है? देखिए 1990 में जब यहाँ राजनीति में मैंने शुरुआत की जी पटना में, जी तो उस समय नवीन किशोर सिन्हा जी, जो माननीय नितिन जी के पिताजी थे, वो जोड़ा कबूतर से चुनाव लड़ते थे। जी टेक्निकल रूप से उनका सिंबल उन्हें नहीं मिल पाया था, जबकि वो बीजेपी के कैंडिडेट थे जी और वो चुनाव हार गए। जी। उसके बाद यहाँ रामानंद यादव जीते, शायद निर्दलीय। निर्दलीय। हाँ। और उस समय 5 वर्षों में, हम्म। उस समय पटना पश्चिम हुआ करता था, पटना पश्चिम हुआ करता था। और उन 5 वर्षों में पटना को जो पीड़ा झेलना पड़ा, उस पीड़ा का नतीजा था कि उस समय श्रद्धेय नवीन किशोर सिन्हा जी जब बीजेपी के कैंडिडेट हुए, तो 8-8 माह का बच्चा पेट में लेकर के और महिलाएं लाइन में घंटों खड़ी होकर के, और उन लोगों ने वोट डाल करके बीजेपी को जिताया और रामानंद यादव को हराया। जी। जिसने भी 1990 से 1995 पटना में देखा होगा, वो किसी कीमत पर कभी भी आरजेडी को समर्थन नहीं करेगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिस स्ट्रेटजी मैन की बात आप कर रहे हैं, वो 15 में कहां थे? वो 15 में उसी लालू यादव का झंडा बुलंद कर रहे थे। वो अभी बंगाल में कहां थे? 14 में बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे। ठीक है, 14 में वो हमारे मैनेजर थे, पॉलिटिकल मैनेजर थे। जब मैनेजर होना और नेता होना दोनों में अलग बात, अलग अलग चीजें हैं, अलग। लेकिन 15 में वो क्या कर रहे थे? वो बीजेपी का रथ को रोकने में लगे थे। शायद कामयाब भी हुए, क्योंकि लालू जी और नीतीश जी एक साथ थे। फिर उसके बाद बंगाल में क्या कर रहे थे? बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा था। किसी कास्ट में मैं नहीं जाता, हाँ नहीं, ठीक है। बंगाल में हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा था, और वो उसी रथ पे सवार थे। जी। और आज हम लोगों ने बंगाल जीता कि नहीं जीता? हाँ। कहां गई स्ट्रेटजी? 14 में ये दावा करते हैं कि मोदी जी का सरकार बनाए थे। 14 से तो बड़ा विजय 19 में हुआ, और फिर हम लोग 2019 के बाद हम लोग फिर जीते, चुनाव जीते ना 24 में। बिल्कुल बिल्कुल लगातार। तो क्या स्ट्रेटेजी के बल पे हम लोग चुनाव जीतते हैं? हम लोग कार्यकर्ता के बल पे जीतते हैं, अपने काम के विश्वास पे जीतते हैं, और जनता के भरोसे जीतते हैं। जितने राज्यों में हमारी सीट, हमारी सरकार बनी है, और हम तो आपको असली चाणक्य कहेंगे माननीय नितिन नवीन जी को। चाणक्य एक जाति का नाम नहीं है, चाणक्य एक स्वभाव, एक मैनेजमेंट शक्ति का नाम है, कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जाकर के और बीजेपी का सरकार उन्होंने बनाया। ये सामान्य बात नहीं है जी। और आज वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो अपने गुणों के कारण है। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन को शिफ्ट करते हैं। आपके जिम्मे मिथिलेश जी, सम्राट जी ने जो भरोसा दिया है वो सीधा पब्लिक से कनेक्ट होता है। जैसे अमूमन तौर पर हर विभाग होते हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा विभाग है जो कि डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्टेड है। तकरीबन 5 लाख से अधिक शिक्षक, 5,80,000, 5,80,000, और शिक्षक का मैंने वो नॉन टीचिंग स्टाफ लेने तो यहाँ आंकड़ा 6 लाख, 6.5 लाख से जा सकता है। 2 करोड़, 2.25 करोड़ के आसपास विद्यार्थी। जब आपको ये विभाग मिला, इसके पहले आप मंत्रिमंडल में कभी रहे नहीं, एक बार आप विधायक रहे, लगा नहीं कि अचानक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, बहुत बड़ा भरोसा मिला है, चुनौती बहुत बड़ी है? मतलब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है हम मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। सभी लोग पहली बार ही मंत्री बनते हैं जी, इसको भूलिएगा नहीं। कई लोग बिना चुनाव लड़े भी मंत्री बन जाते, बिल्कुल बन जाते हैं, आज भी हैं और पहले भी बने हैं जी। लेकिन मैं उनमें से हूं कि मैं 2005 से संघर्ष कर रहा हूं। 2005 में मुझे पहली बार टिकट मिला था जी, जब बिहार में बीजेपी का एक मजबूत पकड़ नहीं होता था। 5 के फरवरी में मैं चुनाव लड़ा था बीजेपी के सिंबल पर, और कटिया से लड़ा था, और उस समय के वहां एक बहुत बड़े बाहुबली नेता के खिलाफ लड़ा था। मैं चुनाव हार गया, लेकिन बीजेपी के झंडा को झुकने नहीं दिया। उसके पहले मैं मंजू प्रकाश को जाके बक्सर में बैठ के, और हमने हराया था, सुखदा पांडे जी को जिताया था जी। उसके पहले हमने दरभंगा में बैठ करके मोहम्मद फातमी को हराया था, कीर्ति आजाद जी को जिताने का काम किया था। ये तो सब आपके राजनीतिक अनुभव हैं। राजनीतिक अनुभव है, और इसी में से प्रशासनिक अनुभव आता है। हम एक बार एमएलए थे 5 साल जी।
तो उस विषम परिस्थिति में जीते, जबकि लालू जी और नीतीश जी दोनों साथ थे और हमारे ऊपर 1 साल पहले एक झूठा मुकदमा करके हमको चुनाव लड़ने से रोका गया, तब 15,000 से जीत के आए थे। और 20 में हम हारे नहीं, हमें हराया गया, ये सबको मालूम है। ठीक है, ये तो खैर राजनीति है। 24 में भी हम हारे नहीं, हराया गया। और ये पार्टी, हमारी जो पार्टी है, उसका वॉच टावर इतना मजबूत है कि हमारी पार्टी को लगा कि ये कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहा है और इसे लगातार लोग षड्यंत्र करके हरा रहे हैं। तो इसीलिए इस पार्टी ने हमारी पार्टी ने फिर से बैकुंठपुर चुनाव लड़ा के विधानसभा और आज मंत्री बना करके काम दिया है। मैं ये कह रहा हूं। और मैं बहुत लोगों का भ्रम तोड़ूंगा अपने काम से, बहुत लोगों को भ्रम होगा, लेकिन मैं अपने मेहनत से, अपने कमिटमेंट से मैं बहुत लोगों का भ्रम तोड़ूंगा। इस बार देखिएगा आप, शिक्षा विभाग को जिस तरह से मैं आगे बढ़ा रहा हूं, शिक्षा विभाग की चर्चा बिहार के नंबर 1 मंत्रालय में होगी। आपको चुनौती क्या मिला? आप जब विभाग का कार्यभार संभाले, जाहिर सी बात है कि कुछ चैलेंजेस होते हैं और कुछ दिमाग में होता है कि मैं इस विभाग में आया हूं तो इस लाइन पे काम करूंगा ताकि काल के कपाल पर एक लकीर खींची जाए, लोग याद करें कि हाँ, मिथिलेश जी ने ये एजेंडा लाया था और ये काम मिथिलेश जी का कराया हुआ है। तो 2 सवाल है, चुनौती क्या मिला और आपकी योजना क्या है जिसके तहत आप सोचते हैं कि इस योजना से हम लकीर खींच देंगे? देखिए, नीति बताई जाती है, रणनीति छुपाई जाती है। अच्छा। नीति जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जी, और रणनीति हमारी है वो करते जाएंगे, सफल हम होते जाएंगे, बिहार की शिक्षा को आगे बढ़ाते जाएंगे और आपको दिखने लगेगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। 60,000 करोड़ का बजट आपके पास है। हाँ, बिल्कुल है। 45,000 करोड़ से ज्यादा रुपया आपका खर्च हो जाता है वेतन और पेंशन में। 15 उससे भी अधिक आपके पास ले दे के, जो मेरे पास रफ कट डाटा था, आपके पास 80%, 80 हमारे बजट का 80% 12-14 हजार करोड़ रुपए आपके पास बचता है। क्या कीजिएगा 14,000 करोड़ रुपए में? इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी अपेक्षा, इतना बड़ा उम्मीद, कुछ तो एक ब्लूप्रिंट आपके पास हो, कुछ तो एक प्लानिंग आपके पास हो कि हाँ, हम जो रकम है हमारे पास, इस छोटी सी राशि से मैं ये बड़ा काम कर दूंगा। वही तो कर रहे हैं। हमने 551 जी आदर्श विद्यालय के रूप में चयनित किया जी, और हमने पहले अपने हाई स्कूल को अपग्रेड किया जी, उसे हम आदर्श विद्यालय सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में लेके आए। करेक्ट। फिर हम 142 को और जोड़ने जा रहे हैं जी, फिर 836 के आसपास हमारे पीएम श्री स्कूल है जी। तो कुल मिलाकर के आप लगभग आपके आदर्श विद्यालय की स्थिति ये है कि आपने आदर्श विद्यालय जो बनाने की कल्पना की है, कोशिश की है, जिस पर काम कर रहे हैं, उस पर शिक्षक जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। मुझे शिक्षकों से बातचीत है हमारी। आपको ये गलत इंफॉर्मेशन है जी। शिक्षकों ने स्वतः आवेदन दिए जी, उनके यहाँ इंटरव्यू हुआ जी, और उसके बाद उन्हें उस आदर्श विद्यालय के लिए चयनित शिक्षकों का कहना है कि हम वहां जाएं क्यों, क्योंकि काम कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वेतन भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। हमने तो ऐलान किया है कि जो शिक्षक एक्स्ट्रा काम करेंगे उन्हें हम इंसेंटिव देंगे। ये तो सारे शिक्षकों को मालूम है, लेकिन शिक्षक को शायद इस बात की जानकारी नहीं, चूंकि मैं शिक्षकों के हवाले से ये बात कह रहा हूं, शायद शिक्षकों के आपके निर्णय की जानकारी नहीं है या देर से जानकारी। अभी तो हमने शुरू किया है तुरंत आदर्श विद्यालय, तो निर्णय का पत्र तो अब न जाएगा, अब जारी होगा। करेक्ट। इसका मतलब कि मैं जहां हूं वहां सही हूं। अब एक प्रश्न ये है, आज की तारीख में आंकड़ा कहता है कि 100 बच्चे अगर स्कूल में इनरोल्ड होते हैं तो 12वीं तक जाते जाते 39 बच्चे ही पहुंचते हैं। 61 बच्चों का ड्रॉप आउट रेट अभी भी बिहार के सरकारी स्कूलों का है। नहीं, इतना ड्रॉप आउट नहीं है, लेकिन ड्रॉप आउट है। कहीं से आंकड़ा मुझे मिला, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं 1 to 5। इसमें आपके लिए खुश होने वाली बात भी है। नहीं, खुश होने वाली बात 2019-20 में ये आंकड़ा 19 था, 20 बढ़ा है। अब 19 से 39 का सफर 5 साल में तय किया गया है। नहीं, हम उस ड्रॉप आउट को 80% हम रोकना चाहते हैं और उसी के लिए सारी कवायद है। ये ड्रॉप आउट होने के कारण में हम गए 1 to 5 जो हमारे बच्चे स्कूल में आते हैं, तो एक तो 1 to 5 जो है हमारा प्राइमरी स्कूल है जो सामान्यतः अब वार्ड तक पहुंच गया है।
मतलब ग्राम पंचायतों में भी एक पंचायत में अगर एक हाई स्कूल है तो उस पंचायत में 2 मिडिल स्कूल भी है। हाँ ठीक है। और लगभग हर वार्ड में एक एक लगभग अब हो गया है प्राइमरी स्कूल। तो बच्चे अपने इर्द गिर्द स्कूल देखते हैं तो चले जाते हैं। जब वो दूरी होती है तो एक तो पहला कारण है कि दूरी के कारण ड्रॉप आउट होता है। ठीक है। और वहीं पे अगर 1 to 5 तक हमारा स्कूल है और अगर उसके जस्ट बगल में कोई प्राइवेट स्कूल खोल दिया अगर वो 10th तक, तो बच्चे इसमें से निकल के उसमें चले जाते हैं। कैसे इस चैलेंज से निपटिएगा? पूरा वही तो कह रहे हैं, उसी की तो हमारी रणनीति बनी है। अब हम अपने बच्चों को हम 1 to 5 पढ़ाने का, फिर 5 के बाद 6 to 8 और 9th to 12, ये जो हमारा 3 चक्र है, हम ये तीनों चक्र की ऐसी मैपिंग कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ड्रॉप आउट ना हो। इसके लिए उनके मन में शिक्षा को लेकर के आकर्षण हो जी, उनके परिवार की कुछ कठिनाइयां अगर हो तो हम उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th तक ही पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम 6 से ले क्लास 6 से हम अब सबके लिए वोकेशनल कोर्स लागू करने जा रहे हैं। अच्छा। जब हम उसे वोकेशनल कोर्स से जोड़ेंगे तो उस बच्चे को उसमें अपना फ्यूचर दिखने लगेगा। 72% स्कूल में लाइब्रेरी है, शेष 28% स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है। और आधे से अधिक स्कूलों में, या कह सकते हैं आधे स्कूलों में, स्पोर्ट्स टीचर की व्यवस्था नहीं है। संगीत और कला पर फोकस करना आप लोगों ने अभी शुरू किया है। मैं समझता हूं कि इस बजट में वो आया है कि हम हर मतलब प्राइमरी लेवल से ही म्यूजिक क्लासेस रखेंगे। नहीं लगता है कि बहुत देर हो गई इन चीजों को पकड़ने में? हम तो अभी आए हैं और इसके पहले आपको ये जानकारी होना इसके चाहिए। पहले भी आप ही थे, मतलब सरकार आपकी ही आपको थी। मैं एक जानकारी दूं कि लगभग हमारे संगीत के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमारे स्कूलों में इसके पहले ही मोदी जी ने भेजवा दिया। और मैं अब जब जिलों में जाता हूं तो लोग एंकर बताता है कि ये बच्चा जो आज यहाँ पर संगीत का प्रस्तुति कर रहा है ये बच्चा आपके विद्यालय के वाद्य यंत्र से सीखा है। ये मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। हाँ। लेकिन आपने जो कहा कि 100% पूरी तरह लाइब्रेरी हो, तो आपको मैं जानकारी दूं कि अब हर विधानसभा में एक मुख्यमंत्री ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत होने जा रही है। उसके लिए पूरा वर्कआउट हम कर रहे हैं और लगभग हर प्रखंडों में हमारा प्रयास होगा कि हर प्रखंडों तक हम इसे ले जाएं लाइब्रेरी को, और डिजिटल लाइब्रेरी भी और फिजिकल लाइब्रेरी भी। इस पर हम काम करा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो आपने कहा फिजिकल टीचर की, वो भी हमारे लिए चैलेंज है। और इसीलिए लाइब्रेरियन की बहाली का मामला हो या लाइब्रेरियन के ट्रांसफर का मामला हो, दोनों मामले में हम सीरियस हैं। 38% स्कूलों में कंप्यूटर फैसिलिटी है। हाई स्कूलों में 15 अगस्त तक जी, सभी हाई स्कूलों में जी, हम लोग ई लर्निंग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। कंप्यूटर में रहेगा तब ना। कंप्यूटर हम पहुंचाएंगे ना 15 दिन में, तो 15 अगस्त तो बहुत नजदीक है। हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे हाई स्कूल में कंप्यूटर पहले से पहुंचा हुआ है। अच्छा, अब सर जहां पहुंचा है हाँ वहां 15 अगस्त तक शुरू कर देंगे। जी, जहां नहीं पहुंचा होगा हाँ, उसे भी जल्दी पहुंचाएंगे। करेक्ट। एक सर आंकड़ा है, मतलब एक रिपोर्ट है, स्कूल एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कई पैरामीटर्स पर, जिसके इसके पैरामीटर्स हैं पार्टिसिपेशन, रिटेंशन, लर्निंग आउटकम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। पार्टिसिपेशन, रिटेंशन, लर्निंग आउटकम और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बताता है कि बिहार के सरकारी स्कूल देश के तमाम स्कूलों में 34वें रैंक पर हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हम लोग नीचे से नहीं, एमंग ओवरऑल ये दे रहा है जो पॉइंट। ओवरऑल नहीं देता है, मैं आपको बता दूं, अपडेट कर देता हूं। मैं अभी 2 दिन पहले भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मीटिंग से होके आया जी, और उसमें जीईआर के मामले में हम सबसे नीचे हैं। बाकी बहुत मामलों में हमने प्रगति की है और लर्निंग आउटकम में हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो अब लर्निंग आउटकम की थोड़ी सी बात कर ले। हाँ, कर लीजिए ना। क्लास 1 के 31.9% बच्चे 1 से 9 तक की गिनती नहीं जानते हैं। आगे सुन लीजिए। क्लास 3 के 26.3% बच्चे ही मात्र सरल पाठ पढ़ पाते हैं और 37.5% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 2 के पाठ को नहीं पढ़ ये पा रहे आंकड़ा हैं। आपने कहां से उठाया है?
सर वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि शिक्षा की स्थिति बेहतर हो। हाँ, तो मैं हम आपको सिर्फ बताऊं- आपसे ये बात इसलिए रख रहे हैं, हम पर्सनली आपसे शेयर करेंगे तो शायद आप उस पर ध्यान देने दें, लेकिन पब्लिकली शेयर कर रहे हैं तो आप इस चीज को याद हम तो इसका रखेंगे। स्वागत कर रहे हैं। जी हम तो आप ही नहीं धीरेन्द्र जी, जी। हम तो बिहार के एक एक व्यक्ति से चाहते हैं कि आप हमें कमियां बताएं। जी। और उसके लिए आपने देखा होगा कि हमने 2 नंबर टोल फ्री नंबर हमने जारी किए हैं बिहार के लिए जी। कि आप स्कूल में, आप टीचर में कोई गड़बड़ी देखें हैं, स्कूल की व्यवस्था में देखें तो आप हमें बताएं, या टीचर को भी कोई प्रॉब्लम हो वो भी हमें बताए। और हमने अपने मंत्रालय में 50 लोगों की टीम फोन उठाने के लिए रखा है और पूरी व्यवस्था डिजिटल हमने की है। जी। अभी सूचना मिलेगा और अभी कार्रवाई होगी। अच्छा, हम सोच रहे थे कि थोड़ा स्टूडेंट पे ही अभी फोकस्ड रहते। एक विषय है वो हमारे संस्थान के लोगों ने बताया, चूंकि वो भुक्तभोगी हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मसला है। वित्त निगम कहता है पैसा नहीं है, आप कहते हैं पैसा है। बच्चे कह रहे हैं कि 2-2 साल से पैसा मिल नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है कि सभी बच्चों को ना मिल रहा हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा कंप्लेन, ऐसा केस है। ये उलझन, ये कुव्यवस्था क्यों बनी हुई है? देखिए, एक अभी भारत सरकार ने गाइडलाइन इशू किया है सभी राज्यों को, कोई बिहार को नहीं, सभी राज्यों को। जी और उसमें पहले एसएनए पर अकाउंट था पहले, जी। अब एसएनए स्पर्श पर अकाउंट को शिफ्ट किया जा रहा है। ओके, और ये प्रॉब्लम पिछले 4-5 महीनों से चल रही है। ठीक है। उसी के कारण बिहार में हमारा जो प्रथम तिमाही का पैसा था वो हम नहीं ले पाए भारत सरकार से। अच्छा। अभी इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने में हमें अभी लगभग 15-20 दिन लगेंगे। इस पे हमारे विभाग के लोग काम कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय भी इसको लेके काफी सक्रिय है। और जैसे ही एसएनए स्पर्श पर सारा अकाउंट आ जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। शिक्षा हो सबके लिए एक समान, चाहे कोई, क्या आप लोगों का नारा था, भंगी हो या हो प्रधान, माने सभी लोगों के बच्चे ये एक तो ही मौलिक अधिकार है ना, शिक्षा तो मौलिक अधिकार। बिल्कुल और बिल्कुल। सबके लिए समान अवसर मिलना। मैं इसीलिए कह रहा था कि मेरी, आप लोगों का कभी नारा हुआ करता था कि एक ही स्कूल में भंगी का बच्चा भी पढ़े और प्रधान का बच्चा भी बिल्कुल, पढ़े। आज भी नारा है। आज भी नारा है, लेकिन ये नारा ही है सर, क्योंकि जितना आपका स्कूल है, जितना सरकार के पास स्कूल है, उससे ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को यह बात चुनौती के तौर पर लेना चाहिए। प्राइवेट स्कूल को कैसे कंट्रोल करेंगे? 2 रीजन है। एक तो कि अगर जो सबके लिए समान शिक्षा हो तो सबके लिए समान व्यवस्था, समान अवसर। दूसरा, प्राइवेट स्कूल की जो मोनोपोली है, जो फी स्ट्रक्चर है, जो लूट मचा हुआ है, इस पर भी आपके विभाग की नजर होनी चाहिए। आपने एक ही साथ कई क्वेश्चन जी, पूछा जी, है, मैं जी। आपको एक एक करके जवाब देता हूं खंड सा। जी। पहले तो प्राइवेट स्कूलें बिहार में खुल रही हैं या पहले से बहुत खुली हुई हैं, हम उसे बैन करने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। हम कभी भी सरकारी नियंत्रण के हिसाब से शिक्षा को नहीं बढ़ाना चाहते। हम एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि लोग स्वतः शिफ्ट हो प्राइवेट से सरकारी स्कूल में। जानते हैं ये बतवा का जवाब पब्लिक क्या देती है? पूरा सुन लीजिए ना, हमारी बतवा बीच में, पूरा सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, अब बोल लीजिए। मैं आपको भी ये समझना चाहिए और बिहार की जनता को कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। नॉट बिल्ट इन अ डे, बात सही। जब रिफॉर्म आप शुरू करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन मेरा मानना है, जब माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ये बात बोल रहे हैं कि हमें तब चैन मिलेगा जब अधिकारियों के बच्चे, नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगेंगे, बिल्कुल, प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाने लगेंगे, तब चैन मिलेगा। और इसी की कवायद आज मॉडल स्कूल है। हम मॉडल स्कूल में बच्चों को बेहतर व्यवस्था देंगे, उन्हें एक्स्ट्रा ब्रिज क्लास उनके लिए अरेंज करेंगे, अच्छे शिक्षक से उन्हें जोड़ेंगे, तो गार्जियन का ध्यान जाएगा कि जो चीजें हमें प्राइवेट में मिल रही थी पैसा देकर, वो चीजें जब हमें सरकारी स्कूलों में बिना पैसे का मिल रहा है तो हमें जाना चाहिए वहां। और इसके लिए सारी कवायद है। अब हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की, एक ऐप डेवलप किया कि बच्चे को 12 बजे रात में भी अगर उसे कोई डाउट हो अपने कोर्स को लेकर के, तो जिस सब्जेक्ट का टीचर चाहे वो 1 मिनट में उससे ऑनलाइन शिक्षक उसको मिल सकता है मोबाइल पे। जी, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने की है। और इसके साथ साथ फिजिकल टीचर पर भी हम जा रहे हैं। हमारा जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं, इसके अलावे उन्हें और एक्स्ट्रा मटेरियल क्या चाहिए, जो कभी बंसल क्लास चलाता था या कभी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे,
उसके लिए हमने 7 बड़ी बड़ी संस्थाओं, जो देश स्तर की संस्थाएं हैं, प्रथम जैसी संस्था है, जी। इन सभी संस्थाओं से हमने नॉन फाइनेंशियल एग्रीमेंट किया है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा के कारण हुआ है। बिहार को फोकस कर रहे हैं। गूगल हमारे संपर्क में है। अगले कुछ दिनों में आप सुनेंगे कि हम गूगल के साथ भी बिहार के कुछ चीजों को शेयर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अभी एसेंचर ने, आपने देखा होगा कि एसेंचर बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में इन किया। हाँ हाँ। तो आज बड़ी बड़ी कंपनियों का फोकस बिहार के शिक्षा के साथ इसलिए हो रहा है कि सरकार को चुनौती भी मालूम है और सरकार को जो आउटकम लेना है उसके लिए पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, उन सब पे हम काम कर रहे हैं। आपने कहा कि लोग मोटी रकम वसूलती है प्राइवेट स्कूल्स, उसके लिए गाइडलाइन हम लोगों ने बनाया है। मानता है? मानेगा, मानेगा। मेरा देखिए क्या है, मेरा इसमें समस्या क्या है, मैं एक बता रहा हूं। मिनट देखिए, मेरा फॉर्मूला थोड़ा अलग है जी। मैं पहले संवाद करूंगा, संवाद से चीजों को ठीक करूंगा और संवाद से चीजें ठीक नहीं होगी तो फिर कानून बनाऊंगा। और गाइडलाइन एसओपी जारी हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई स्कूल वाला जबरदस्ती किसी के बच्चे का एडमिशन कराता है क्या अपने यहाँ? नहीं, गार्जियन स्वतः जाते हैं। बिल्कुल। तो हम ऐसा माहौल बनाएंगे, गार्जियन स्वतः हमारे यहाँ। लेकिन जब आप संवाद की बात कहें तो क्या हम ये बात माने कि अक्टूबर नवंबर में जब प्राइवेट स्कूल में एडमिशन का दौर शुरू हो जाता है, उसके पहले बिहार के अलग अलग जिलों में सभी प्राइवेट स्कूल के साथ आप मीटिंग करेंगे? मैं आपको बताऊं, हमारा संवाद का कार्यक्रम शुरू हो रहा है 8 और 9 तारीख से। जी। 8 और 9 तारीख को पहले हम अपने विभागीय अधिकारियों को, बिहार भर के विभागीय अधिकारियों को हम 2 दिनों के लिए चिंतन शिविर में बुला रहे हैं। अच्छा। पहला प्रयोग होगा जी। जब हमें शिक्षा विभाग का जो हमने एसओपी तय किया, ये हमारी टाइम बाउंड पूरी तरह से हमारा ये कार्यक्रम है जिसे लागू करना है। तो उसके लिए हम 2 दिन बैठ रहे हैं। ठीक। हम खुद रहेंगे उस दोनों दिन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लेकर के रहेंगे। ठीक है। और हम उसमें पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप क्या करना है ये तय करेंगे। अगले 3 महीने का कार्यक्रम। और मैं आपको आज बता दूं, अगला सीजन के पहले मेरी बात हो रही है, पर्सनली भी बात हो रही है, मिल के बात हो रही है, चाय पे चर्चा हो रही है, लेकिन मैं एक बड़े लेवल पे सारे प्राइवेट स्कूलों को बुलाने वाला हूं। अच्छा। और उनसे बात करके उन्हें मैं ये कहने वाला हूं कि जो चीज हम कह रहे हैं वो चीज आप बोलिए। ये एक अच्छी पहल, एक अच्छा संकेत, चूंकि अधिकांश लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते नहीं है, लेकिन अपेक्षा सरकार से ही रखते हैं जब उनके जेब पर असर ज्यादा पड़ने लगता है। अब हम थोड़ा सा दूसरे चरण में चल रहे हैं। और धीरेन्द्र जी, हम रोकेंगे। आपने कहा कि अधिकांश लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं। 2 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं आज भी। आपके यहाँ सर? और मैं आपको बताऊं, आंकड़ा में गिनाता हूं, 97,000 स्कूल है पूरे बिहार में रजिस्टर्ड, जिसमें ओनली 20,000 स्कूल प्राइवेट हैं। सर मैं तो ये बात इसलिए और कहा 77,000 स्कूल हमारे युवाओं का प्रदेश माना जाता है। तकरीबन 50% आबादी आपकी युवाओं के। खैर, अब हम आ रहे हैं शिक्षकों पर। गुरुजी से रिलेटेड हमारा सवाल है। हाल में आपने विधानसभा में कह दिया कि बिहार सरकार के पास अधिक शिक्षक हैं। हमने ठीक कहा, लेकिन जो आपका रेशियो है 30 बच्चों पर 1, अगर उस रेशियो को मीट करना हो तो 1 लाख से अधिक शिक्षक अभी आपको चाहिए। नहीं, तो आप शिक्षा मंत्री मैं हूं, आप नहीं हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूं, मैं तो सवाल कर रहा हूं। आप सवाल कर रहे हैं तो गलत सवाल नहीं पूछिए। मैं शिक्षा मंत्री हूं और मेरे पास सारे आंकड़े हैं जी। अभी हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन में मात्र 3 जिलों में ही शिक्षकों की कमी है, लेकिन हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश से सटे जिले हैं, कहीं 5,000 शिक्षक अधिक हैं, कहीं 4,000 शिक्षक अधिक हैं, कहीं 6,000 शिक्षक अधिक हैं, और अकेला पटना है जहां भारी संख्या में शिक्षक अधिक हैं। फिर भी मैं आपको नहीं, आप बोल लो उसके बाद में। फिर भी मैं प्राइमरी एजुकेशन में भी शिक्षकों की बहाली के लिए अधियाचना भेज रहा हूं। पटना इसके अलावा मैं जी, आप तो सभी शिक्षकों को एक ग्रेड में मानते हैं। हाँ। लेकिन हम 1 to 5 अलग मानते हैं जी। फिर हम 6 to 8 अलग मानते हैं और 9 10 अलग है, 11 12 हाँ अलग है। हमने सब्जेक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने पूरे आंकड़े इकट्ठा किए और हमारा 30 बच्चों पर 1 शिक्षक का मानक बना के हमने सारे स्कूलों को भेजा है और उसको लेके समानुपातीकरण का काम भी चल रहा है। शिक्षकों से हमारे विभाग ने भी आग्रह किया है, मैंने भी आग्रह किया है, लेटर के द्वारा भी किया, और आज मैं आपके माध्यम से ऑन कैमरा भी आग्रह कर रहा हूं
ये बिहार आपका बिहार है, ये विद्यालय भी आपका है जी। आप शिक्षक हैं, आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है बिहार के शिक्षक को संभालना। और ये तब होगा जब सभी विद्यालयों में शिक्षक होंगे, सभी विद्यालयों में छात्र होंगे और अनुपात के हिसाब से होंगे। इस पे हम लोग लगे हैं। हमारा 29 तारीख से पोर्टल खुल रहा है जी। हमारे जितने शिक्षक जो ट्रांसफर चाहते हैं, ऐच्छिक ट्रांसफर, उसके लिए हमने एक बहुत ही पारदर्शी इस बार कानून 29 बनाया। तारीख को खुल जाएगा। हाँ, इसी 29 को। और हमने बहुत पारदर्शी कानून बनाया है जी। उसके तहत जो भी शिक्षक अपना आवेदन देंगे वो प्रक्रिया के साथ उनके ट्रांसफर होते जाएंगे जी। और अगले 1-1.5 महीने में आप देखेंगे ट्रांसफर नाम के शब्द आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जो है मैं वो आपको बता दूं। पटना बिहार की राजधानी है और पटना शहर बिहार का सबसे बड़ा शहर है। पटना शहर के किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, बच्चों और शिक्षकों का अनुपात जो 30:1 का है वो नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे कई स्कूलों को जानता हूं जहां पर सब्जेक्टली टीचर नहीं है। एडमिशन होता है, बच्चे आते हैं, परीक्षा भी देते हैं, पास भी होते हैं। ये एक मिरेकल है। सर उसके मंत्री हैं, ये मिरेकल सर इस बार बंद कर दीजिए कम से कम। 2 महीने में ये सारा चीज ठीक हो जाएगा। मैं आपको कह तो रहा हूं जी कि इसके लिए कानून नहीं बनाए गए थे जी, लेकिन इस बार इसके लिए कानून बना दिए गए हैं। हाल तक मतलब पिछले 2-3 साल 4 साल पहले तक शनिवार हाफ डे हुआ करता था स्कूल में, बीच में हाफ डे बंद हो गया। इस बार विधानसभा में ये सवाल भी उठा है। आपका क्या नजरिया है, शनिवार हाफ डे होना चाहिए? देखिए, हम लोग भी पढ़ते थे तो उस समय शनिवार हाफ डे जी, था। हम लोग भी उसी। लेकिन उस समय नई शिक्षा नीति नहीं थी। जी। नई शिक्षा नीति का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं हम्म और बिहार में 2 विषय ऐसे हैं। हम्म एक तो गर्मियों की छुट्टी हमारी लंबी होती है। 20 दिन की छुट्टी आप देते हैं? लंबी होती है छुट्टी। गर्मी अगर अधिक होता है तो आप देखिए डीएम के स्तर से भी डायरेक्शंस जारी होते हैं और स्कूल बंद करने पड़ते हैं। जी। फिर हमारा आधा बिहार बाढ़ में परेशान रहता है और जब अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है तो उस समय भी स्कूल बंद करने होते हैं। ये जो आपदा वाली स्थिति बिहार में है, ये इस स्थिति में कितना दिन हमारा क्लास डिस्टर्ब होता है, ये पिछले 5 साल के आंकड़े हमने जुटाए हैं और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या मानक है उसको जुटाया है। और देश भर के किसी राज्य में हाफ डे नहीं है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, किसी राज्य में नहीं है। और नई शिक्षा नीति ने कहा है कि सैटरडे को नो बैग डेज करना चाहिए और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में बच्चों को जोड़ना चाहिए। जी। पहले हाफ डे इसलिए होता था कि शिक्षक की पोस्टिंग दूर होती थी, तो जब हाफ डे में स्कूल बंद हो जाता था तो शिक्षक को चल के अपने घर आने में सुविधा होती थी। अब हमने अपने शिक्षकों का ट्रांसफर, जो पुरुष शिक्षक हैं उनको हम प्रखंड के बगल में कर रहे हैं और महिला शिक्षकों को हम उनके पंचायत और वार्ड के बगल में कर रहे हैं। अब बताइए, शिक्षकों को हम इतना घर के नजदीक ला रहे हैं नहीं तो कितना घंटा का हाफ डे होगा तो सिर्फ शिक्षकों को नहीं, बच्चों को नहीं, भी तो होगा। बच्चों की तरफ से कोई डिमांड नहीं है। मैं आपको आज बता दूं, ये सारा डिमांड शिक्षकों के तरफ बच्चे से। तो डिमांड करते नहीं, और बच्चे जब नहीं, डिमांड करते हैं अभिभावक, तो शिक्षा मंत्री की बदली ले लेते मैं तो हैं। लगातार अभिभावकों के बीच रहता हूं ना जी। अभिभावक तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और अभिभावकों से भी मैं मिलता हम हूं। उन दिनों को याद करते हैं मिथिलेश जी, धीरेन्द्र जी, जब हम लोगों के लिए सैटरडे हाफ डे हुआ करता था और मजा आता था। धीरेन्द्र जी, मजा आना और पढ़ाई करना दोनों अलग अलग बात है। जी। मैं फिर भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, जी। लेकिन हम इन सब चीजों का आकलन कर रहे हैं। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की है कि हम 1 सप्ताह में फैसला लेंगे, इस पर फैसला लेंगे, सभी चीजों को देखते हुए। जी। नई शिक्षा नीति क्या कहती है, बिहार की क्या चुनौतियां हैं, इन सब चीजों को देख के हम लोग निर्णय लेंगे और निर्णय लेंगे तो सबसे पहले आपको बताएंगे। खैर, आपने कहा कि शौचालय जो शिक्षक के स्कूल में माने वर्किंग आवर में शौचालय चले जाते हैं, उनके उस दिन की अटेंडेंस कट जाएगी, ये कैसा स्टेटमेंट था? मेरे पास एक फोन आया जी किसी अभिभावक का, जी। मेरे मोबाइल पर आया। हाँ। उन्होंने कहा कि देखिए, मधुबनी जिले की बात है। जी। मुझे उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में जो टीचर आते हैं वो आके हाजिरी बना के चले जाते हैं और सेम डे मैंने एक वीडियो देखा। अच्छा। एक सज्जन आए मोटरसाइकिल से, जी। वो शायद समस्तीपुर का था, हाँ हाँ। और वो स्कूल में आए, मोटरसाइकिल खड़ा किए, हाजिरी बनाए, फिर मोटरसाइकिल लेके चले गए। जी। ये दोनों चीजें मुझे विचलित कर रही हैं और हमारे बोलने का आधार है। मैंने वहां पे तुरंत भेजा शिक्षा पदाधिकारी को जांच करने के लिए। जब शिक्षा पदाधिकारी पहुंचे तो आधे घंटे के बाद वो शिक्षक महाशय वहां पहुंचे। अच्छा। उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं शौचालय चला गया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके विद्यालय में शौचालय है तो आपने बाहर आप क्यों गए? सही बात है।
उसका जवाब उनके पास नहीं था। और इसी संदर्भ में हमारा ये बयान था। विद्यालय अगर 10 बजे खुलता है और 4 बजे बंद होता है तो हमारा बिहार के सभी शिक्षकों से अनुरोध होगा कि आप अपने विद्यालय में आइए समय से और जाइए समय से और अपना क्लास अटेंड कीजिए। विद्यालय सर 9:30 शुरू हो जाता है और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, शिक्षकों के लिए 9:15 ही है सर। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ जी। हम तो ये कह रहे हैं कि 10 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती जी, क्लासेस शुरू हो तो जाती। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आपका जो टाइमिंग विभाग ने तय किया, हाँ, उस टाइमिंग पर आप आइए और आप बंद करके जाइए। आपको तो उसी के लिए रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हमने जांच पदाधिकारी भेजा और जांच में ये विषय आया कि मैं शौचालय गया था और विद्यालय में शौचालय है, तो फिर ये चीजें भी नहीं चलेगी। मतलब ये किसी खास के लिए था, लेकिन आम के लिए हो गया। खास के लिए होता है, लेकिन उदाहरण सबको लेना चाहिए। अब एक समसामयिक कंटेम्परेरी सवाल, मैंने थोड़ी देर पहले संकेत में भी कहा कि बच्चे मांग नहीं करते हैं जनरली, और जब बच्चे मांग करते हैं तो शिक्षा मंत्री की गर्दन ही मांग लेते हैं। देखा आपने कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले किस तरीके से उपद्रव हुआ और किस तरीके से मांगे रखी गई, और प्रिसाइज वे में मांगा जा रहा था एकदम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। ये नौबत आ क्यों रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने कभी सुना नहीं होगा कि छात्र आंदोलन जी होते रहते हैं देश हाँ, में। हाँ। छात्रों की डिमांड है, स्वाभाविक है, उन्हें कोई चीज गलत लगती है तो उन्हें मांगने का पूरा अधिकार है। लेकिन छात्रों के पीछे इस पूरे आंदोलन में कौन कौन लोग खड़े थे आप भी जानते हैं, पूरी तरह जानते हैं। आप स्पष्ट देखिए, मैं आपको बताता हूं, मेरी पार्टी की बुनियाद ही बलिदान है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उनका जन्म हुआ बंगाल, लेकिन उन्होंने बलिदान दिया जम्मू कश्मीर में। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर हो गए, और अगर वो बलिदान हुए, उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। फिर मैं आपको बताता हूं कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं उसी से जोड़ता हूं। ये जो नीट की परीक्षा, मैं शिक्षा मंत्री हूं, हमारे यहाँ परीक्षा बीपीएससी लेता है, शिक्षा मंत्री का उससे कोई लेना देना नहीं। हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं है। उसी प्रकार से जो परीक्षाएं होती हैं उस पर मिनिस्टर का कंट्रोल नहीं होता है, वो सिस्टम लेता है परीक्षा। लेकिन परसेप्शन बना दिया गया। लेकिन उन्होंने परीक्षा भी कराया, पूरी सरकार लगी, दोबारा परीक्षा हुए, अच्छे रिजल्ट आए, उसका इनपुट भी बहुत अच्छा है, आउटपुट भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये चीजें आगे बढ़ती गई। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि मान लो अगर 1 लाख लोग सड़क पर हैं, तो 5,000 तो हमारे बच्चे तो हैं, वो हमारे देश के भविष्य हैं। और अगर उनके मन में ये भाव आ गया है कि मेरे इस्तीफा देने से वो घर जा सकते हैं, वो अपनी पढ़ाई पे लौट सकते हैं, तो मेरी कुर्सी थोड़े ना जरूरी है, बच्चों का भविष्य जरूरी है। ये समझने में इतना वक्त क्यों लगा? और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। लेकिन बड़ा बहुत उपद्रव हो गया। मैंने ये लाइन तो बहुत परीक्षा कराने के बाद ये सबके ध्यान में था कि शायद ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। बतौर शिक्षा मंत्री, जिन लोगों के हाथ से कई राज्य निकल गए जी, जिन लोगों के हाथ से देश की राजनीति निकल गई, वो तो चुप बैठने वाले नहीं है। और हमारे भोले भाले बच्चों को उन्होंने इसमें ट्रैप कर लिया और उन बच्चों के मन में बहुत सारे भाव भर दिए। उसी भाव को खत्म करने के लिए माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। अभिजीत जिपके ने कहा है कि मेरा अगला पड़ाव पटना ही होगा। कोई बात नहीं, पटना में तो सबका स्वागत है, क्या दिक्कत है। बिहार की सरकार बिहार के लोगों के आकांक्षा की प्रतीक सरकार है जी। बिहार के लोग रात में सपने में जो सोचते हैं वो अगले दिन कैबिनेट में बिहार की सरकार करती है। इसीलिए किसी के डराने से और किसी के धमकाने से बिहार की सरकार अपना काम नहीं रोकने वाली है। शिक्षकों और बच्चों के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री का कोई खास मैसेज जो न्यूज फॉर नेशन के प्लेटफॉर्म से आप देना चाहते हैं? मैं बिहार के तमाम शिक्षकों से ये कहना चाहूंगा, ये प्रभु श्री राम की ज्ञान स्थली है। उन्होंने जन्म के लिए जरूर उत्तर प्रदेश अयोध्या को चुना, लेकिन ज्ञान के लिए उन्होंने बिहार बक्सर को चुना। ये नालंदा और विक्रमशिला की वो पुण्य भूमि है जहां से विश्व का ज्ञान केंद्र हमारा बिहार हुआ करता था। यह वो बिहार है जहां से जैन धर्म, बौद्ध धर्म,
और गुरु गोविंद सिंह जी की ये माटी है, इसीलिए हमारी जिम्मेवारी बहुत अधिक है। वैश्विक मंच पे हमारे बिहार के बच्चों को कंपटीशन में आगे ले जाना है और इसका सबसे बड़ा अगर जिम्मेवारी है तो हमारे बिहार के शिक्षकों पर है। हम शिक्षकों के हर समस्या के समाधान के लिए लगातार काम कर रहे हैं और हम ये वादा करते हैं कि बिहार के शिक्षकों की समस्याओं को हम पूरी तरह उसका पेंडेंसी खत्म करेंगे। शिक्षकों को सुविधा सरकार दे रही है, चाहे वो वेतन विसंगति का मामला होगा वो भी खत्म होगा, चाहे आपके ट्रांसफर को लेकर के आपका लंबे समय से इंतजार था वो भी खत्म होगा। हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आपसे एक वादा लेना चाहते हैं कि जो बिहार के हमारे छात्र हैं उन छात्रों का भविष्य आपके हाथ में है। आपको दिल लगा करके और आपको एक मिशन के तहत अपने बिहार के छात्रों को पढ़ाना है कि हमारे माथे पर जो कलंक का टीका बहुत लंबे समय से चल रहा है कि सरकारी विद्यालयों से लोग भाग रहे हैं, प्राइवेट विद्यालयों में जा रहे हैं, इस कलंक के टीका को खत्म करना है। सरकारी विद्यालयों को इतना अच्छा बनाना है कि प्राइवेट विद्यालयों से लोग अपना नाम कटा करके और स्वेच्छा से सरकारी विद्यालय में आए, तब हमें लगेगा कि हम अपने मिशन पर आगे हैं। और छात्रों के लिए ये संदेश है कि सरकार आपके भविष्य को लेकर के चिंतित है। ये बिहार है जहां 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जा रहे हैं, IIM की स्थापना हुई है। सभी विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अब हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन सभी चीज़ों को हम एक साथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन समय लगता है। इसीलिए धैर्य के साथ हम भी काम कर रहे हैं, धैर्य के साथ आपको भी अपने पठन पाठन में जुट जाना है। आपका स्वर्णिम भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। सरकार आपके एकदम पीछे खड़ी है। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे और आपको सफल करके ही हम दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार अपने सपने को साकार करने के लिए संकल्प चाहती है शिक्षकों से और सहयोग चाहती है बच्चों से। एक सवाल मैं लेना भूल नहीं गया, जानबूझ के मैं छोड़ रहा था वेतन विसंगति को लेकर, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने अंतिम उद्बोधन में उस बात को भी स्पष्ट किया कि वेतन विसंगति भी हम दूर करेंगे। निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिथिलेश तिवारी जी के कंधे पर है और शायद सम्राट स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए अपने स्मार्ट नेता पर विश्वास जताया है। हम आगे भी इनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जो कमिटमेंट, जो वादा, जो संकल्प मिथिलेश तिवारी जी ने बतौर शिक्षा मंत्री न्यूज फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आज लिया है, ये कल कितना साकार हुआ। पूरा का पूरा कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताना न भूलें। इस वीडियो में इतना ही, इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।